स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से 10 क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। उधर 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 सब 8, 9 तक पूरा कंप्लीट हो गया है मैथ साइंस। 9 का 2 चैप्टर बाकी है, 10वां और 11वां चैप्टर बाकी सब कंप्लीट है। तो 9 क्लास का भी वो दोनों चैप्टर को आप खत्म कर देंगे। 8 का तो खत्म कर चुके हैं, लेकिन 8 को फिर से इस सेशन में फिर से एक बार शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 क्लास का पिछले साल खत्म किए पढ़ाए हैं, तो उस समय थोड़ा क्वालिटी सही नहीं था और कॉपी में बताए थे, तो अवर बोर्ड में करा देंगे 8 क्लास को भी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 10 क्लास का मैथ देखते हैं, NCERT मैथ। और आप लोग का कमेंट करिएगा कि अगर आप लोग का कमेंट रहा तो RD शर्मा का, कोई जैसे बोल रहे थे कि RD शर्मा का मैथ पढ़ाइए, तो अगर RD शर्मा कहिएगा तो RD शर्मा भी पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पास जो RD शर्मा हम नेट में भी सर्च करने का प्रयास किए थे, इंग्लिश वर्जन मिल रहा है। तो आप इंग्लिश वर्जन इंग्लिश वाला पढ़ना चाहते कि हिंदी भी आता है, पता नहीं RD शर्मा का। तो अगर हिंदी पढ़ना चाहते, हिंदी बुक आपके पास होगा तो बताइएगा, तो मतलब मार्केट से हम भी हिंदी वाला लेकर हिंदी वाला से ही पढ़ाएंगे। अदरवाइज इंग्लिश का तो ऑनलाइन मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला। तो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हो तो कल ही से RD शर्मा स्टार्ट कर देंगे। कमेंट करके बताइएगा RD शर्मा अगर पढ़ना हो तो फिलहाल NCERT तो ख़त्म करेंगे ही, है ना, कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे। तो NCERT का पहला चैप्टर एक नया अंदाज में पहला चैप्टर से शुरू से फिर से एक बार नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो संख्याओं का प्रकार, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। हर क्लास में संख्या पढ़ना है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10, हर क्लास में मैथ शुरू करने से पहले आपको संख्या के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि हर क्लास का पहला चैप्टर है संख्या। कहीं पे संख्या पद्धति है, कहीं परिमेय संख्या नाम से है, यहाँ पे वास्तविक संख्या नाम से है, ठीक है। तो बहुत बार वीडियो बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि ये संख्याओं का मतलब विभाजन कर चुके हैं, वर्गीकरण कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा वास्तविक संख्या, चूंकि चैप्टर का नाम ही है, तो थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 2 तरह का संख्या होता है, इसे याद रखिएगा। एक वास्तविक संख्या समझिए, एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो कि कोई संख्या है, वास्तव में कोई संख्या है, तो वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। एक काल्पनिक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या जिसमें रूट के अंदर में माइनस आ जाता है, मतलब कल्पना में सपना में आने वाला संख्या है जैसा रहता है, ठीक है। जैसे रूट के अंदर -2 आ गया, रूट के अंदर -5, तो ये सब इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में 11 क्लास में 11-12 में डिटेल से पढ़ना है। इसलिए काल्पनिक संख्या यहाँ पे नहीं है 10 में हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का प्रकार में आते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या में वो सभी संख्या आ जाता है जो कि काल्पनिक नहीं है ना। काल्पनिक में क्या, अंदर में रूट में आ जाएगा माइनस। तो इसको छोड़ के जितना भी संख्या, चाहे रूट में रहे, चाहे पॉइंट में रहे, चाहे डिवाइड में रहे, कुछ में रहे, सब वास्तविक संख्या है। बस रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के अंदर सब प्रकार का जितना भी संख्या है, सभी संख्या आ जाएगा। तो उसको एक एक करके देखते हैं क्या क्या संख्या इसके अंदर में आएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के अंदर घुसेंगे तो इसका 2 ग्रुप में इसको सबसे पहले बांटेंगे। एक हो जाएगा परिमेय संख्या, याद रखिएगा। वास्तविक संख्या का 2 बड़का बेटा है, 2 बेटा है, वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये 2 संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में अगर बात करें तो रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर हो गया, और ये हो गया इरेशनल नंबर। बहुत बार इसको पढ़ा चुके हैं, इसलिए स्पीड में थोड़ा कर दे रहे हैं। परिमेय संख्या का एक डिफिनेशन याद करते होंगे हमेशा, P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, और Q ≠ 0 होता है, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, खाली नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो उसको भी देख लीजिए। जैसे 3/0 अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब क्या होता है, ये बटा में भाग देते हैं, नीचे वाला को इधर लिखते हैं, ऊपर वाला को यहाँ, अब भाग देते हैं। अब देखिए 0 का पहाड़ा पढ़िएगा और कहिएगा 3 ले आए, तो 0 का पहाड़ा कितनों बार पढ़िएगा तो 3 नहीं आएगा। 0 का पहाड़ा 9 दफा पढ़िएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 का पहाड़ पढ़ के हम 3 नहीं ला सकते हैं, यानी इससे कम भी नहीं ला सकते, मतलब 0 खाली आएगा, ये जितना है उतने आएगा।
तो इसलिए इसमें अनंत होता है, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसका अनंत सॉल्यूशन है, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए नीचे जीरो, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो इस तरह से खाली बोले थे कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इतना सा याद रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। एक चीज़ और याद रखना है, अगर रूट में है तो जिसका रूट टूट जाए परिमेय संख्या है। 25 का रूट टूटेगा, 5 बचे 25 परिमेय संख्या है। 4 का रूट टूटेगा, 2 दूनी 4 है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और जिसका रूट नहीं टूटे, जिसका रूट नहीं टूटे वो अपरिमेय संख्या है। जैसे ये रूट नहीं टूटेगा, 5 किसी को पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। 27 किसी का स्क्वायर में आता है, नहीं आता है, तो ये रूट नहीं टूट रहा है, तो अपरिमेय संख्या। अगर दशमलव में हो तो दशमलव के बाद अगर सेम डिजिट रिपीट कर रहा है, ऐसा सेम, इसी को 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये बार लगा हुआ है या सेम एक सेम नंबर रिपीट कर रहा है, परिमेय संख्या है। और अगर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा, अंदाजी आ रहा है, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, अंदाजी आएगा, अंदाजी देखिए 1 5 4 3 1 3 2 5 7, इस तरह से मैंने अंदाजी आ रहा है, आइए रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, आ रहा है, डॉट लगा हुआ मैंने और आएगा, लेकिन अंदाजी आएगा, एक ही सेम संख्या नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या, और सेम आ रहा है तो परिमेय। और जो खत्म हो गया, जैसे जो एकदम खत्म हो गया, कहानी खत्म, डॉट नहीं लगा हुआ है, तो वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये, और एक याद रखिएगा इसमें पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय का अंदर आएगा पाई, हाँ, लेकिन अगर है 3.14 तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि खत्म हो गया। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। अब कहिएगा पाई अगर अपरिमेय है तो पाई का मान ही तो होता है 3.14 3.14 या 22/7, तो फिर ये परिमेय कैसे है? दोनों तो सेम चीज़ है। तो देखिए पाई का ओरिजिनल मान ये दोनों नहीं है, बस बनाने की सुविधा की दृष्टि से हम 3.14 ले लेते हैं, हमने सभी ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं सुविधा की दृष्टि से, बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अदरवाइज अगर इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन देखा जाए तो 3.14 के बाद इन्फिनिटी तक नंबर, अंदाज मतलब कोई लिमिट नहीं है कितना नंबर है उसका। ठीक है, तो उतना नंबर को कॉपिया में नहीं लिख के बना सकते हैं कोनो मैथ, इसीलिए 2 ले लेते हैं, 3.14 खाली इधर वाला को नहीं लेते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का ये ओरिजिनल मान नहीं है। ठीक, तो ये 2 चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपरिमेय यही खत्म हो गया, अपरिमेय यही खत्म हो गया। अब घुसेंगे परिमेय के अंदर, तो परिमेय के अंदर घुसेंगे तो क्या क्या मिलेगा? अपरिमेय तो खत्म हो गया, इसको लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, समझ गए। अब परिमेय के अंदर घुसेंगे, कहाँ घुसेंगे? परिमेय के अंदर। तो परिमेय में सबसे बड़ा ग्रुप, अपरिमेय इतने हैं, इसका नीचे नहीं है ना, इसका पीढ़ी यही खत्म। लेकिन परिमेय का बहुत बड़ा खानदान है, इसका सबसे बड़का बउआ का नाम है पूर्णांक। परिमेय का बहुत उसके अंदर है ना, तो एक है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, आई से लिखते हैं। पूर्णांक क्या है? देखिए पूर्णांक कहते हैं माइनस वाला नंबर, 0 और प्लस वाला नंबर, सब नंबर इधर डॉट रहेगा, मतलब इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक, 0 भी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी तक पहुंच गया, उधर भी इधर भी और 0 भी, मतलब सब टाइप का नंबर हो पूर्णांक उसी को कहते हैं। माइनस वाला भी, प्लस वाला भी और 0 भी, तो वो पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब पूर्णांक हो गया। अब इसको ऐसा देखते हैं, देखिए पूर्णांक के किसके अंदर आ गया? परिमेय के अंदर है ये। ठीक है, अब पूर्णांक के अंदर घुसिएगा तो एक माइनस को अगर छोड़ दीजिएगा, माइनस को छोड़ देंगे और 0 से उधर लेंगे तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, W से लिखेंगे इसको। क्या है? माइनस को छोड़ के जितना है, यानी 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक, तो 0 1 2 3 4 5 प्लस तरफ वाला नंबर और 0, ये सबको पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर इसको और अगर बांटना चाहे तो पूर्ण संख्या को एक प्राकृतिक संख्या के रूप में इसको बांट सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर में क्या है? 0 छोड़ देंगे, नेचुरल नंबर को में 0 भी नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये इसको गिनती वाला नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती वाला, जिससे कोई चीज़ को गिनना है। अंगूरी का है 1 2 3, 1 से गिनते हैं, 0 से नहीं गिनेंगे, 0 1 2 3 ना।
कोई भी चीज़ को गिनना हो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वही गिनती वाला नंबर, काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और यही काउंटिंग नंबर में अगर 0 को भी मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। और इसी में अगर -1, -2, -3 वाला सब संख्या को भी मिला दिया जाए, यानी ऋणात्मक संख्या को भी मिला दिया जाए तो पूर्णांक हो गया, ठीक है। और ये सब किसके अंदर आएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि ये सब को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय अलग से उसको कर दिए थे अभी, ठीक है। तो इतना सा नंबर को याद रखिएगा, ये तो सिंपल सा नंबर है। लेकिन 10 क्लास का जो थ्योरम पढ़ना है, प्रमेयिका एक पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लेमा, तो उसको समझते हैं। ये यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन यूक्लिड, उसने एक परिमेय दिया है, उस परिमेय को यहाँ पे आप समझना है। तो इसको हटा देते हैं, लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस चैप्टर का मेन पॉइंट में आते हैं। मेन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इसी में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको समझ लीजिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या है? प्रेमिका नहीं पढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, यूक्लिड विभाजन लेमा भी इसको कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये एक परिमेय है। ये परिमेय कौन दिया है? यूक्लिड ने, तो इसीलिए उसका नाम से हो गया यूक्लिड विभाजन। इसने कहा है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे लिखेंगे ना इसके बारे में। अब डिजिटल बता दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाइट बोर्ड की क्या कीजिएगा, औकात तो अभी उतना नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ले, तो चलिए कोशिश कर रहे हैं इसी को वैसा करने का, है ना। तो देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R, ये पूर्ण संख्या बोला है, पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, जो कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या B से छोटा, बराबर या 0 से छोटा, ये चीज़ को बोला है, ठीक है। कि अगर दो पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या बोला है, धनात्मक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान है। ये यूक्लिड में कहा है कि अगर दो हम धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, मेन चीज पे यही है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक। ध्यान से देखिए, पूर्णांक अभी बताएं जस्ट, पूर्णांक में क्या बताए थे कि माइनस भी होता है, 0 भी, प्लस वाला 1 2 3 भी, लेकिन इसमें बोला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये सब होगा धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी है तो उसमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होता है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? 0 से जो स्टार्ट हो पूर्ण संख्या, तो ऐसा पूर्ण संख्या होगा, Q और R होगा। दो संख्या कोई लेंगे तो दोनों संख्या में दो और संख्या Q और R हो सकता है, पूर्ण संख्या, जो कि कैसा रहेगा? A बराबर BQ प्लस R के रूप का रहेगा। A बराबर BQ प्लस R जैसा रहेगा, जिसमें R जो है ना, ये R ये 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है। ये देखिए बड़ा का साइन है और ये बराबर का, तो 0 से बड़ा या बराबर R हो सकता है, लेकिन B से देखिए छोटा लगा हुआ, छोटा का साइन, यानी B से छोटा रहेगा। कोनो समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये सबको बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक लिखित एक नियम के रूप में पहली बार देख रहे हैं इसको। ऐसे यूज इसको छठा क्लास से करते आ रहे हैं, बना रहे, समझ रहे, जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक परिमेय का रूप इसको दिया यूक्लिड ने, लिखित परिमेय एक नियम के रूप में दिया। तो इस नियम में थोड़ा सा तो अपना जो नियम बताया उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो इसे ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे क्या बोला? दो पूर्ण धनात्मक पूर्णांक बोला, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, हम मान ले लिए दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, 9 और 2, ठीक। जैसा यूक्लिड कहा था वैसे ही करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक लेने बोला, ले लिए। अब बोला है कि उसमें Q और R रहेगा, कैसा रहेगा? A बराबर BQ प्लस R के रूप में रहेगा। तो A बराबर BQ प्लस R क्या है? तो ये भाग जानते हैं ना, भाग, इसको जैसे भाग देंगे तो 2 को भाग देंगे 9 से, ऐसा छोटा को इधर लिखते, बड़ा को इधर, या बड़ा भी इधर रहता है, ऐसा कोई ये नहीं है ना। लेकिन पहले सिंपल वाला समझ लेते हैं, ऐसा छोटा को इधर और बड़ा को अंदर करके। तो देखिए भाग देंगे इसको, तो 2 चौके 8, 1 बच गया। क्या हो गया? 1 बच गया,
ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इतना सा आपको मालूम होगा, ये भाग देने तो आता ही होगा। अब भाग देने भी आता होगा, इतना भी जानते होंगे कि ये जो रहता है बीच वाला, इसको भाज्य कहते हैं। ये जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो आता है इधर उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है इसको शेषफल कहते हैं। ये भी पता होगा। देखिए कोई चीज़ नया नहीं है ना, खाली नंबर नया है, और ऐसा जो लिख दिया है थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन वो नया लग रहा होगा, बाकी कुछ नया नहीं। देखिए ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, भागफल होता है। ध्यान से देखिएगा, भाज्य को ही यहाँ पे ए के रूप में लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। और भाजक को बी से लिखते हैं, भाजक को बी से लिखते हैं, और भागफल जो है इसको कोशिएंट कहते थे, क्यू से लिखते हैं इसको, और शेषफल को आर से लिखते हैं, रिमाइंडर। तो ए बी क्यू आर ये क्या था, समझ में आ गया। ए मतलब ये भाज्य, अंदर वाला, इधर वाला जिससे भाग दे रहे हैं वो बी है, ए बी, और उधर क्यू और नीचे आर, ए बी क्यू आर। तो ए और बी और क्यू और आर ये कहा है, तो समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं और अच्छे समझते कि ये है क्या, वो तो समझ आ गया, लेकिन ऐसा कैसे है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे का है, कोनो और का है नहीं है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए इसको समझिए, ये भाग जो दिए इसमें देखिए 9 को अगर हम लाना है, 9 बराबर हम लिख सकते हैं कि 2 को 4 से गुना किए, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 4 दूनी 8 हुआ, प्लस इसमें एक शेषफल जो है उसको एक लिखते हैं। तो अगर भाग कोई संख्या को दिए तो ये बीच वाला संख्या बराबर क्या होता है, यही ना होता है, 2 गुना 4 और नीचे जो शेषफल बचता है उसको जोड़ में लिखते हैं। तो 2 गुना 4, देखिए 2 चौके 8 हारे 9 हो गया, 2 चौके 8 हारे 9 हो गया, है ना, 2 चौके 8 हारे 9। तो हम इस 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 9 क्या भाज्य है, तो एक फार्मूला ये बन गया, भाज्य बराबर 2 का भाजक है, तो भाजक गुना 4 का है भागफल प्लस 1 मतलब नीचे वाला शेषफल। तो ये एक फार्मूला है जो कि पहले भी आप जाने होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक और भागफल को गुना कर देते हैं, कहा कि पहाड़ा यहाँ ना पढ़ते हैं, 2 चौके 8, ये गुने ना है, पहाड़ा में तो का गुना है, तो गुना करते हैं, 2 चौके 8, और जो बच गया एक शेषफल, तो 8 और 9 आ गया। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को यहाँ पे ऐसा लिख दिया है शॉर्ट में। देखिए भाज्य को ए से लिखते हैं तो ए लिख दिया है, भाजक देखिए बी से लिखते हैं इसको, तो बी लिख दिया, भागफल को क्यू लिखते हैं तो क्यू लिख दिया, और शेषफल को आर लिखते हैं तो प्लस आर लिख दिया। यही चीज़ बात है, कोनो दूसरा थोड़ी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आर बात समझ में क्या चीज़ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि एक सिंपल सा हम भाग देते हैं, भाग में ये चीज़ होता है, ये समझते हैं आराम से, ठीक है। और एक क्या एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अब इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक एक वर्ड को समझना है, एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि अब जो स्टार्ट किए हैं ये खत्म अपन नहीं करेंगे, एकदम बारीकी से समझाएंगे। बहुत बार स्टार्ट किए हैं 10 क्लास का में, ख़त्म कर दिए हैं, आधा पढ़ा के 2-3 चैप्टर पढ़ा के, कहा कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसीलिए उस समय क्या करते थे, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज बना देते थे। तो समझ में आ गया, हम गलती हम ही कर रहे थे कि वहाँ पे डिटेल नहीं समझा रहे थे, एक्सरसाइज में ही आ जाते थे। तो वही चीज़ अब करेंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ तो एक एक वर्ड को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे प्रेमिका कहिएगा, किसी को लगेगा कि ये नहीं क्या चीज़ है, तो इसको भी कमेंट कर सकते हैं कि सर प्रेमिका का है, तो हम समझा देंगे प्रेमिका का है ना, ये प्रेमिका परिमय है ना, वैसा कुछ चीज़ नहीं है। तो एक एक वर्ड को आप समझिए, ठीक है। ये समझ में आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा लंबा वीडियो हो, ज़्यादा वीडियो बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा समझिए कि ज़िंदगी में कभी आप भूल ना पाए, चाह के भी भुला ना पाओगे हैं। तो चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये समझ में आ गया कैसे आया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से छोटा का बड़ा या बराबर आर होगा, बी से छोटा होगा, ये क्या कह रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसको भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 3 से भाग देना है किसी को, मान चलिए 16 को भाग देना है, तो क्या आप ऐसा करते हैं कभी कि 3 तिया या ऐसा 3 चौके 12 और शेषफल 4, ऐसा करते हैं क्या? सही किए हैं, देखिए तो भाग नहीं किए हैं सही, क्या कि एक बार और हो सकता था 3
पचे 15 करना था, इसको क्या करना था, 16 है तो 15 आ सकता है ना, 3 पचे 15, तब घटाएंगे तो 1। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा भाग नहीं होता है। भाग में पूरा पूरी आना चाहिए, है ना, जितना बार जा सकता है उतना बार करना है ना। यहाँ पे 5 बार जा सकता था, 4 बार किए हैं, तो गड़बड़, ये गलत है। तो ये क्या है, गलत है। सही कौन है, ये है। अब ध्यान से देखिए, हमेशा ये जो आर है ना बाबू, नीचे वाला कहा था आर जो है हमेशा का वाला बी से छोट रहेगा। पहले इधर वाला समझ लेते हैं तब जीरो वाला समझे। बी से छोटा रहेगा, तो बी किसको कहते हैं, बी, ये जिससे भाग दे रहे उसको बी कहते हैं। तो ये बी से छोटा रहेगा हमेशा, 3 से आर जो है छोटा रहेगा। 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 से हमेशा छोटा आएगा। अगर 3 से बड़ा आ गया या 3 के बराबर आ गया तो गड़बड़ है, मतलब गलत भाग दिए हैं। जैसे यहाँ 3 से बड़ा आ गया था 4, 3 से बड़ा आ गया ना। 3 से बड़ा कब आया, जब एक बार और जा रहा था लेकिन नहीं किए थे, है ना। तो अगर जिससे भाग दे रहे उससे ज़्यादा शेषफल आ रहा है, इसका मतलब है कि एक बार और पहाड़ा पढ़ना होगा, एक बार और वो भाग चल जाएगा, है ना, एक बढ़ा के भाग देना होगा। तो हमेशा शेषफल जो होता है बी, ये वाला तो बी है ना, तो ये बी जो रहेगा उससे हमेशा शेषफल छोटा रहेगा। ये बी से छोटा रहेगा शेषफल, बी के बराबर भी नहीं हो सकता है ना बी से बड़ा हो सकता है, बराबर भी नहीं होगा। जैसे 3 है, या दूसरा एग्जाम्पल लेते 2 है और यहाँ 10 है, तो इसमें 2 चौके 8, ऐसा तो नहीं करेंगे, कहे कि 10 है, ये तो 2 पचे 10 हो ही रहा है। देखिए इसमें ये दोनों बराबर आ गया, तो बराबर नहीं आ सकता है, यहाँ गलती की इसलिए आया। ये 5 बार में होगा, 2 पचे 10, तो शेषफल हो गया 0 है। अब दोनों समझ में आ गया, ये 0 समझ में आ रहा है। देखिए ये बी तो समझ में आ गया कि बी से हमेशा छोटा रहेगा, ये छोटा का साइन है, ऐसा है, मतलब छोटा का साइन, तो बी से हमेशा छोटा रहेगा। कौन, आर मतलब शेषफल हमेशा बी से छोटा। बी कौन, तो जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ 3 से भाग दिए, यहाँ 2 से भाग दिए, यहाँ 2 से भाग दिए, तो जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे कोई संख्या को, तो वो उससे हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, और ये 0 वाला का सिस्टम है कि 0 से बड़ा का साइन भी है। देखिए ये बड़ा का साइन भी है और यहाँ ऐसा मतलब बराबर भी, तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर। देखिए जैसे 0 से यहाँ बड़ा आया, एक 0 से बड़ा है, यहाँ भी एक ही आया 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे इसमें 0 आया ना, 2 पचे 10 किए, तो शेषफल क्या होगा, 10 में 10 घटेगा 0, तो शेषफल 0 भी आ सकता है। तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कितना बड़ा, b से छोटा, b से बड़ा नहीं होगा, है ना। जैसे अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, कोई भी संख्या है इस तरह से, तो ये b हो गया 7, तो इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो r आएगा, वो हमेशा 0 से या तो बड़ा या b से छोटा। मतलब इसके अनुसार क्या होगा, 0 से बराबर या बड़ा तो रहेगा ही, और b कितना है 7, तो इसमें 7 से छोटा आएगा। 7 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, और 0 भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 7 नहीं आएगा। 7 से भाग दे रहे हैं तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 3 4 तक शेषफल आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। तो इसी चीज को, यही सबको थोड़ा सा तरीका से यूक्लिड ने बता दिया है, एक परिमेय का रूप दे दिया है। इसी को यहाँ पे इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। जिसका परिमेय उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों को अगर भाग देंगे तो ये इस टाइप से आएगा, a बराबर BQ प्लस R के रूप में आएगा। और ये जो रहेगा R, वो हमेशा 0 से बराबर या बड़ा रहेगा और B से छोटा रहेगा, ठीक। और a और b क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो क्यू आर आएगा वो पूर्ण संख्या आएगा, यानी 0 भी हो सकता है, r 0 हो सकता है जैसे, है ना, q भी 0 हो सकता है, q और r 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक वर्ड समझिए यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, ये सब ए बी को बोला धनात्मक पूर्णांक। ऐसा जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 का वैसा सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। 0 वाला में ये काम नहीं आएगा, क्योंकि 0 से अगर भाग देंगे जैसे 5/0, तो ये तो 0 हो जाएगा ऐसा, है, तो 5 बचिए जाएगा। तो ये 0 वाला में काम नहीं आएगा, ये वाला नियम। क्योंकि देखिए 0 को 0 से पढ़ेंगे, 0 आएगा, 5 बच जाएगा, है, तो शेषफल तो 5 बचिए गया, मतलब शेषफल का है, ई वाला से बड़ा आ गया,
ये बी ना है, जीरो से भाग देते जीरो बढ़ आ गया, तो ये नियम काम नहीं करेगा जीरो वाला में, इसीलिए यहाँ लिखल है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, माने 1 2 3 4 5, या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या भी लिख सकता था, है ना, कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए दोनों, है, जीरो रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, है। और ये पूर्ण संख्या हो सकता है 0 1 2 3, यानी क्यू और आर जो है वो जीरो भी हो सकता है, तो क्यू और आर फिर से एक बार देखते कहाँ है, ये आर तो जीरो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्यू भी जीरो हो सकता है बोल रहा है, क्यू भी जीरो हो सकता है। कैसे क्यू जीरो हो सकता है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस भाग का, जैसे कहीं पे ऐसा भी रहता है बड़ा संख्या इधर रहे हैं, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा देते इतना, और यहाँ छोटा संख्या ले हैं, अब क्या होगा, 3 को भाग दे के 2 लाना है, पॉइंट में यहाँ नहीं करना है, ठीक है, तो बिना पॉइंट दिए तो कैसे आएगा, है? तो ध्यान से देखिए 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आ सकता है, ठीक है, 3 एका 3 ना होगा, तो 3 एका से पहले 0 भी तो होता है, तो 3 0 0 हो सकता है, तो शेषफल 2 बच गया, तो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देखिए कैसे, ये बी है, बी का बोला है, ये आर है, तो आर होना चाहिए बी से छोटा, तो आर बी से छोटा है, ठीक है, और 0 से बड़ा है ये है, 0 या 0 से बड़ा 20 छोटा होना चाहिए था, ये है, ठीक है, और बाकी ये है, ये है, इसमें भी बैठा के देख लेते हैं, ये ए है, तो ए मतलब 2 बराबर बी क्यू होता है, तो बी और क्यू, बी और क्यू, बी 3 है, क्यू 0 प्लस 2 आना चाहिए, देखिए 3 0 0 हो गया प्लस 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, ठीक है, तो 1 2 3 तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो क्या याद रखेंगे, क्यू और आर पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ क्यू पूर्ण संख्या है, 0 है, लेकिन ए और बी जो दिया रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा और 0 नहीं रहेगा ये भी, ठीक। तो जब भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो उसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यही था यूक्लिड विभाजन का परिमेय है, इसका प्रयोग HCF निकालने में कैसे करते हैं, HCF निकालना है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे, इसका अभी जो समझे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका उपयोग HCF निकालने के लिए कैसे करते हैं इसको अब समझते हैं। पहले HCF समझ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने, हाईएस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा वो कौन सी संख्या है जो दो संख्या जो दिया हो रहेगा उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे, भाग चला जाए, भाग कर दे, काट दे, मतलब, है ना। जैसे अगर है 5 और एगो है 10, ठीक है, 5 और 10 ये मान चलिए, तो बड़ा से बड़ा वो कौन सा संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा वो कौन सा कॉमन है, इस दोनों में फैक्टर, दोनों का फैक्टर कॉमन है जो दोनों में का फैक्टर हो, यानी कि दोनों को काट दे, फैक्टर मैंने काट देना, उसको भाग चला जाएगा उससे। तो बड़ा से बड़ा कौन सा ऐसा संख्या है जिससे ये दोनों भाग चला जाएगा। तो देखिए ऐसे देखा जाए तो ये 5 है, बड़ा से बड़ा 5 हो सकता है, जो 5 का 5, 5 दूनी 10, दोनों को काट सकता है, ठीक है। जैसे अगर है 6 और 12, इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, जो मतलब ऐसे समझिए कि बड़ा से बड़ा कौन सी संख्या जो दोनों को काट दे। तो 2 दोनों को काटेगा, 2 3 6 2 6 12, 2 काटेगा, लेकिन 2 के बाद भी कोई हो सकता है 3 भी काटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 भी काट दिया, तो 2 से तो बड़ा 3 हो गया। 4 काटेगा, 4 तो नहीं काटेगा, 5 काटेगा ना, 6 काटेगा दोनों को, देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 भी काट रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 6। फिर डायरेक्ट आ जा रहा है कहिएगा, बस समझाने के लिए डायरेक्ट ला रहे हैं। ये है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा संख्या जो दो संख्या जो दिया हो रहेगा, ये 3, ये तो तीनों को वो काट दे, दोनों को काट दे, है ना, 2 को दिया हुआ है तो दोनों को काट दे। बड़ा से बड़ा संख्या, छोटका नहीं, सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को काट दे वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने का तरीका बहुत पहले आप पढ़े होंगे, वही 7वां 8वां क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड करते हैं। 2 3 6 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3। उसके बाद क्या लिखते हैं, 6 का गुणनखंड पहले लिख लेते हैं, इसका लिख लेंगे 6 का हो गया 2 गुना 3, 12 का लिखेंगे तो 12 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद ऐसा घेर देते होंगे, जो दोनों एक एक है, सेम सेम है तो घेर दिए, फिर सेम सेम है तो घेर दिए, मतलब कॉमन है तो घेर दिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, तो जो कॉमन है, कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4। अच्छा, गड़बड़ हो रहा है,
4 कैसे आ रहा है? यहाँ 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 3 ना है, तो अब सोच रहे 4 कहाँ से आ रहा है? तो 3 को माने, देखिए 3 3 दोनों में है, तो 2 गुना 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। हाईएस्ट कौन फैक्टर, यहाँ से भी 6 आया था। सिंपल सा तरीका है। तो HCF निकालने का ये एक तरीका बहुत पहले से पढ़े हैं, लेकिन ये छोटा छोटा नंबर निकालने का तरीका है। छोटा छोटा संख्या रहे जिसका फैक्टर इस तरह से निकालना आसान हो, तब इसको कर सकते हैं। बड़का को संख्या दे दिया जाए तो देखते रहिएगा कितना से कटेगा। 2 से ना, 3 से ना, 4 से ना, 5 ना, 6 ना, 7 8 9 10 कर 12 से 50 60 तक पहुँच जाइएगा, कट में नहीं करेगा। नहीं कटेगा तो फिर ऐसा कैसे करिएगा? ये तो छोटा इसलिए जान गए, 2 3 6 6 दूनी 12। यही लोग बड़ा संख्या रहे तो ऐसा करना दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण सहित अगर सोल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो उदाहरण का हो या एक्सरसाइज का हो। तो पहले उदाहरण देखते हैं, क्यों इससे HCF नहीं निकाल रहे हैं और ये यूक्लिड वाला नियम को क्यों अपनाना पड़ रहा है आगे चल के। अभी तक इस तरह से एलसीएम निकालते थे, अब क्या दिक्कत है उसको समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 में है 40 52 और 12 576, ये रहा। अब इसको अगर गुणनखंड करके HCF निकालना चाहे तो 1 2 बार तो इसको निकाल लीजिएगा। 12 5 7 6, इसको 1 2 बार इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे लास्ट में सम है तो 200 होगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर सम है तो 2 6 2 का 2, 2 6 8, 2 6 8, फिर 2 का 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, पूरे हो जाएगा लगता है। 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, फिर 3 3 का 3, 3 3 9, 3 का 3, फिर पता नहीं कितना से फंस रहे धीरे धीरे, है ना। तो चलिए ये कुछ हद तक इतना दूर भी चल गए, लेकिन कोई कोई ऐसा संख्या रहेगा जो कि एक आध बार कर लीजिएगा, उसके बाद शुरू से फंस जाइएगा, समझते रहिएगा कितना से करे, किसी से कटवे नहीं करेगा, है ना। ये तो 2 2 से कट गया इसलिए इतना दूर तक आ गए, है ना। लेकिन अभी फिर 3 4 5, ये किससे कटेगा? 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 का 7, 8 9 10 11 12 13 61 नहीं कटेगा। तो फिर समस्या यहाँ से उत्पन्न हो गया, कितना से कटेगा? काट काट के थक जाइएगा, कटवे नहीं करेगा, तो फंस गए यहीं पे, गड़बड़ हो गया। इस तरह इसका भी देखेंगे, या इससे भी और डेंजर का नंबर रह सकता है, संख्या रह सकता है। तो ये वाला नियम वहाँ पे काम नहीं आएगा, क्या है कि काटने ही नहीं सकिएगा। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम आता है यहीं पे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का क्या भाग देने का तरीका बताया है, भागे को ना वो बताया है, तो भाग दे करके इसको HCF निकाल सकते हैं। देखिए 40 52 और 12 6 7 6, इसको ऐसा भाग दे देना है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल जो लिए थे 6 और 12, तो इसमें HCF आया था 6, तो 6 को ऐसा भाग देंगे, 6 दूनी 12, जिसमें कट जाता है पूरी तरह, जिससे कट गया 6 से कट गया तो इसका HCF हो गया 6, है। इस तरह पहले छोटा ले लेते हैं, इससे बहुत बड़ा है ये, थोड़ा छोटा संख्या हो, एक आध ठो ले लेते हैं। जैसे 4 है और 18 है मान चलिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो इसको कैसे भाग देना है, इसको समझने के लिए पहले ये छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। जैसे इसका HCF निकालना है, HCF 4 और 18 का, तो 4 से भाग दे करके, है ना, यूक्लिड विभाजन वाला नियम से, तो भाग देंगे, 4 चौके 16 होगा, फिर हटाएंगे यहाँ तो 2 बचेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, यूक्लिड विभाजन कहा है, ये एक बार तो भाग दे दिए, फिर से एक संख्या है, तो वो संख्या क्या BQ + R के रूप में होता है। तो सब का सब संख्या होता है BQ + R के रूप में, सबको लिख सकते हैं। यानी ये जो आया इसको भी इधर कर दीजिए, ये वाला को उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये भी हो जाएगा BQ + R के रूप में। 2 दूनी 4 कट गया। अब तो जब तक नहीं कटेगा वैसे ही करते रहा, फिर कुछ बचता है तो ऐसा करते, और ये वाला उठा के यहाँ, फिर नहीं कटता तो फिर ऐसा करते, और यहाँ वाला उठा के यहाँ, इस तरह से भाग जाते जब तक नहीं कटे करते रहना है। जब कट जाएगा तो जिससे कटा इससे कटा तो वही हो जाएगा HCF। 2 से कटा तो 2 हो गया HCF, इधर वाला HCF हो गई, ठीक। चलिए अब ये बड़का क्वेश्चन बात है, समझ में आ गया ये। अब इसको तरीका से अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? चलिए HCF तो 2 आ गया, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से A = BQ + R होता है, तो इसमें लिखना होगा, इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। तो क्या होगा, ये A है, ये B है, ये Q है, और नीचे R बचता है। तो A हो गया 18 = 4
गुना 4 प्लस नीचे 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 18। फिर दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा कहिए तो ये 4 हो गया, ए बन गया, और इधर ये वाला 2, यहाँ पे ये वाला, और नीचे 0 बच गया। ठीक, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मेन क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा ऊपर से करते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना, आधे दूर में ख़त्म हो जाएगा बोर्डवा। समझ में आ रहा है ना। उसको कर, चलिए इसको भाग देना है। अब कहिए कि भागो देना तो मुश्किल है, इतना बड़का पहाड़ कहाँ जानेंगे, तो आसान है भाग देना। अब ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहाड़ किसको याद है, हमको थोड़ी याद है 5052 का पहाड़, तो गुना कर सकते हैं। पहाड़ मतलब क्या, गुना ना है। 4000 है, यहाँ 12000 लाना है, तो 4 तिया 12, 3 बार करने से ठीक है आएगा 12000। ठीक है, तो 3 ही आसपास होगा, या 3 से बड़ा आ जाएगा तो 2 से करके देखेंगे, या 3 से ज़्यादा छोटा आएगा तो 4 से करके देखेंगे। लेकिन 3 से 3 चौके 12000 है, तो 3 से करके देखते हैं, ये जगह लगता है 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 0 0 और 1 बचल है, 3 चौके 12। देखिए ठीक आएगा 12156। अब घटा दीजिए, 6 में 6 घटाएंगे 0, 7 में 5 घटाएंगे 2, 5 में 1 घटाएंगे 4। अब इसको इधर करना है और ये वाला उठा करके यहाँ रख देना है। फिर भाग दीजिए, 400 को 4000 लाना है 400 में कितना लाना है, 4000। तो हमको लगता है 10 बार में करेंगे तो 4000, 400 को 10 बार में करेंगे तो 4000 हो गया, है ना। लेकिन 420 है, तो 4000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार करके देखिए, आ जाएगा 9 0 0, 9 दुनिया 18, 9 चौके 36 और 1 37। घटा के देखते हैं, 2 8 15 हो गया, 8 16 8 7 15, यहाँ 9 बच गया, 7 2 9, इधर कुछ नहीं। देखिए 272 ठीक आया। अगर इससे बड़ा आ जाएगा शेषफल तब फिर इसको एक बार बढ़ा के और एक बार करेंगे, है ना। लेकिन ठीक है आ रहा है। चलिए अब इसको इधर करेंगे, फिर ये वाला उठा के यहाँ 420। देखिए 272 में 420 लाना है, 2 बार में 400 तो होगा, लेकिन 770 भी है, तो 400 500 कुछ हो जाएगा, 70 70 140 उधर हो जाएगा, तो 500 पार हो गया, यानी एक के बार में जाएगा। तो एक बार में 272, फिर घटाइए, 10 में 2 8, यहाँ 11 बचे, 11 में 4, 2 3 बचे, 1 बच गया। ठीक, फिर इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे, ले अब फिर से एक के बार में होगा, एक एका इतना है, कहा कि 2 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा लगभग। तो 8 4 12, 6 बचा, 6 में 4 तो 2, इधर 2 में 1। ठीक, फिर इसको उठा कर ले जाइए, मतलब जब तक नहीं खत्म होगा करते रहना है। 124 का 124 एक ही बार में जाएगा, 4 बच गया, यहाँ 2 बच गया। फिर इसको उठा करके यहाँ लिख देना है 124। फिर करिए 24 कई बार करना होगा, 24 दूनी 48। देखिए शुरू वाला देखिए, 2 6 12, मतलब 5 बार लगभग करने से ठीक है। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 11 12, देखिए ठीक है 120। हाँ 4 में 0 4, और इधर तो कुछ नहीं, 4 24 पर चल जाएगा, यहाँ 24, तो 4 6 24। अब खत्म हो गया। जब तक नहीं खत्म करना है, यहाँ लो उठा के वहाँ, फिर भाग देना, फिर उठा के वहाँ, फिर भाग करते रहना। जिससे खत्म हो गया, 4 से खत्म हुआ, तो क्या बोले, यही हो गया HCF। ठीक, लेकिन ये तो HCF आ गया इस तरह से करके, लेकिन इसको तरीका से लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तौर तरीका से लिखना है। ठीक है, ये तो भाग ऐसे ही देना ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा इज्जत से लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि पहला यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर होता है BQ प्लस R। तो कई चरण में इसको किया, उसको देखिए। पहला में A बना था 12776 बराबर BQ और यह R, तो B हो गया 4052 Q गुना में प्लस R 400। पहला चरण था। दूसरा में क्या होगा, ये 4052, ये 4052 A बन गया, और ये B और Q, तो 420 गुना
क्यों 9 बार में किए प्लस शेषफल आया 272। फिर अगर ये वाला यहाँ आ जाएगा तीसरा में 420 इधर आया, देखिए 420 तो 272 एका किए 272 एका 272 प्लस बचा कितना था 148। फिर से चौथा में ये 272 यहाँ आ गया तो ये 148 यहाँ आ जाएगा, गुना कै बार में किए हैं 148 को एक बार में, तो शेषफल बचा 124। फिर से पांचवा चरण में क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 148 बराबर ये 124 यहाँ गुना एक बार में किए तो 24 बचा था 24। फिर ये एक छठा चरण में आ गई, छठा स्टेप 124 आ गया, 24 यहाँ गुना कै बार में 24 25 4 बज गया था ना। हाँ, फिर लास्ट सातवां स्टेप 24 यहाँ, तो यहाँ 4 गुना 6 तब शेषफल 0। तो शेषफल जहाँ 0 बचा है उसका यहाँ पे वाला जो रहेगा 4 वही हो गया HCF। ठीक, तो ये काम करना है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए HCF याद कीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इस तरह से निकालने का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, पूरा फैला दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लेकर के आते रहें। और RD शर्मा का भी जल्द ही सॉल्यूशन मिलेगा, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।